गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संगम पांडे पैरामाउंट इंटर कॉलेज के तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के बारे में हम जानेंगे। नागरिक शास्त्र होता क्या है? नागरिक शास्त्र का मतलब है किसी विशेष समुदाय या देश या जाति के बारे में हमें जो अध्ययन कराए, जो बताए, वही हमारा नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र में जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको हम जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स, नियमों का संग्रह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे नियम और कानून होते हैं जो क्या करता है, किसी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है। किसी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब उसके मूल स्वरूप को बताता है कि वह देश कैसा है, उस देश के लोग के बारे में बताता है, वहाँ के नियम कानून के बारे में बताता है। जैसे अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ का नियम कानून अलग है, यह कौन बताता है? वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नेपाल में जाएंगे, उस देश का नियम कानून अलग है, ये कौन बताता है? नेपाल देश का संविधान बताता है। तो हमें इतना पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का संग्रह होता है जो किसी देश के मूल स्वरूप को बताता है। अब देखेंगे इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, संविधान की हमें जरूरत क्यों है। संविधान की जरूरत हमें इसलिए है ताकि हमारे जीवन का जो मूल अधिकार है वो हमें मिल सके। जैसे मान लीजिए अगर आप माइनर मतलब अगर आप 6 साल से 14 साल के अगर एक बालक लड़के हैं तो आपका यह पहला राइट्स है कि आपको एजुकेशन मिले, आपको एजुकेशन मिले। तो उसी सबको मद्देनजर रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, जो नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के मूल अधिकार हैं, उसका कोई हनन ना करे, कोई शोषण ना करे। दूसरा अगर देखें तो हमारी प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो सके, हमारी संपत्ति का सुरक्षा हो सके। कहीं ऐसा ना हो कोई आए एक थप्पड़ मारे कि भैया अपना संपत्ति हमें दे दो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। अगर कोई आता है आपसे आपकी संपत्ति जबरन छीनता है तो आप जाकर उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ढेर सारे नियम के अनुसार आप उनको जेल तक भिजवा सकते हैं। तीसरे पे आता लिबर्टी। अगर हम देखें हमारे स्वतंत्रता, कि हम स्वतंत्र रहें, ऐसा ना हो कि हम सोचें कुछ अपने खेत में गेहूं लगाने का और कोई आके कहे नहीं तुम इसमें प्याज लगाओ। नहीं भैया, जो हम चाहें हम वह कर सकें, हम स्वतंत्र रहें। और हमारे स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है रिटेन मतलब लिखित संविधान, और दूसरा है अनरिटेन जो बिना लिखा हुआ संविधान हो सकता है। मतलब संविधान 2 प्रकार के, एक जो लिखा हुआ संविधान हो और दूसरा जो बिना लिखा हुआ संविधान हो। आइए देखते हैं। अपना इंडिया भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक लिखित संविधान है। इसमें क्या होता है? सुप्रीमेसी मतलब जिसको प्रमुखता, जिसको मुख्य माना जाए, वह कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। इसमें जो सबसे बड़का भैया जो होंगे वो होंगे आपके संविधान। लेकिन अगर बात करें अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सुप्रीमेसी है मतलब जो सबसे मुख्य होगा वो होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी बस समझिए। मतलब इसमें जो सबसे बड़का भैया होंगे वो होंगे पार्लियामेंट, लेकिन इसमें जो सबसे बड़का भैया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो संविधान होता है वो पार्लियामेंट की माता जी हो सकती हैं। मतलब पार्लियामेंट जो कहेगा उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन उस पर देख रेख करेगा। मतलब पार्लियामेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं, अभी एक बिल आया था NRC, सॉरी माफ करिएगा, CAB कैब करके एक बिल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल।
उसमें क्या था कि उसमें पार्लियामेंट में उसको पास किया गया, पार्लियामेंट में पास किया गया। पास करने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट वो बिल गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर देखा कि ये इस बिल से हमारा जो मूल स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहीं वो तो खतरे में नहीं है, कहीं उस पर तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे बेसिक स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसको पारित किया गया। तब जाके वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA हुआ। मतलब कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर उसको देखा, पार्लियामेंट में पास हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको देखा कि भैया ये सही है कि नहीं है, फिर जाके वह एक्ट बना। लेकिन अगर बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर इसमें पार्लियामेंट जो कह दिया, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह पार्लियामेंट का बच्चा है। मतलब पार्लियामेंट जो कह दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट जो कह दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। उसमें कोई लॉ वगैरह नहीं है, कोई वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, जो पार्लियामेंट कर दिया वो हो गया। लेकिन आपके इंडिया में ऐसा नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वेरी टफ। कोई भी बिल अगर पास करना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वह बहुत ही टफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, जो टोटल लोग हैं, जो जितने संख्या रहेगी पार्लियामेंट में, उसका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। कितनी? 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल तौर पे मैं समझाऊं, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, मान लीजिए पार्लियामेंट में है नहीं 100, मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल तौर पे, 100 लोग हैं, 100 का 2/3 कर रहे हैं, 2/3 किए हैं तो कट गया 33.33। मतलब ये हो गया कि टोटल 67, मतलब 67 लोग रहेंगे, 67 लोग उस बिल को, 100 में से 67 लोग उस बिल को कहेंगे हाँ भैया बिल सही है और इसको एक एक्ट कर देना चाहिए, तभी होगा, तभी वो पार्लियामेंट में और वो बिल पास होगा। लेकिन अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 50% +1 बिल पास हो गया। मेजोरिटी हमें कितनी होनी चाहिए? 50% +1 की। जैसे अगर मान लें 100 लोग हैं, 100 लोगों का 50% कितना हो गया? 50। अब 50 और +1 मतलब 51 लोगों ने कह दिया, 100 में से 51 लोगों ने कह दिया कि हाँ ये बिल सही है, इसको पास हो जाना चाहिए, तो बिल पास हो जाता है। किसमें? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। बात समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और देखेंगे, जब ये बिल पास भी हो गया, अगर 2/3 लोगों ने इस बिल को पास भी कर दिया तो बिल किस में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये बिल जनता के लिए सही है कि नहीं, तब जाके वो बिल पास होगा। अभी भी नहीं पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कह दिया हाँ ये बिल सही है, तब वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर जब तक अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। वैसे प्रेसिडेंट कर देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से कोई बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट अपने आप सिग्नेचर कर देते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो बिल पास हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट में जाए, मतलब वहां का लॉ देखे, नहीं, पार्लियामेंट जो कर दिया वो कर दिया। बात समझ में आया? अब हम देखेंगे इसके आगे आता है प्रीम्बल। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। अब हम चलेंगे प्रीम्बल, जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, कैसे है, आइए उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रीम्बल। प्रीम्बल को बोला जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना होता क्या है? जैसे अगर हम आम भाषा में अगर आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए किताब या बुक है, इस बुक का जो पहला पेज होता है जिसमें आपको चैप्टर के बारे में बताया गया होता है कि चैप्टर के कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर दूसरा और उसके बारे में क्या क्या है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जिसे आपकी किताब में विषय सूची के नाम से दिया जाता है, ये देखिए, जैसे यह है विषय सूची, आपका यह बुक है, क्लास 8 का बुक है, या पहला पेज हम निकालेंगे, दिया है विषय सूची, और जैसे विषय सूची में जाएंगे तो आपको मिलेगा भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र। अब इनके बारे में
मान लीजिए भूगोल में 7 चैप्टर है, इतिहास में 9 चैप्टर है, तो यह हो गया आपका प्रीम्बल। वैसे प्रीम्बल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है और पहला जो पेज है वही आपका प्रीम्बल है, प्रस्तावना। प्रीम्बल क्या होता है, प्रीफेस, इसे अगर कहा जाए प्रीफेस आपका कॉन्स्टिट्यूशन, प्री मतलब पहले का, फेस मतलब चेहरा, तो प्रीफेस मतलब सामने का चेहरा, सामने का चेहरा। तो ऐसे है प्रीम्बल क्या हो गया, आप सामने के चेहरे से आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं, चेहरा देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति क्या है। कुछ लोग कहते हैं आंखों में छिपा रहता है आदमी का हुनर, तो वैसे ये भी है प्रीफेस, मतलब आप चेहरा देख के प्रीफेस, आप प्रीम्बल देख के आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या कहा गया है। अब देखते हैं एन.के. पालकीवाला, यह एक ज्यूरिस्ट थे 1952 के करीब में, बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने कहा कि द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो है प्रीम्बल जो है यह संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आप स्कूल जाते हैं और आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड पे आपको लिखा रहता है स्कूल के बारे में नियम कि साइकिल स्टैंड में खड़ा करें, डेली ड्रेस में आए, तो वैसे यह प्रीम्बल भी है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, यह जो है आपका भारतीय संविधान का, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आपका यह प्रीम्बल लिया गया है। अब देखते हैं प्रीम्बल में 5 चीजों को जोड़ा गया, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है 5 चीज को जोड़ा गया है। पहला, चलिए मैं लिख लेता हूं। अब प्रीम्बल में 5 वर्ड को ऐड किया गया है, इसी 5 वर्ड पे ही आपका पूरा संविधान है, इसी 5 वर्ड पे। पहला आता है सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स होता है संप्रभुता। आइए समझते हैं इस चीज को, समझ लें, अब लिखने में बहुत दिक्कत होगा, टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। संप्रभुता किसे कहते हैं, संप्रभुता मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं फिजिकली और पॉलिटिकली, मतलब अगर जैसे एग्जाम्पल दैट आपको समझाएं हम, तो आंध्र प्रदेश में अब 2 राज्य हो गए हैं, पहले आंध्र प्रदेश एक राज्य था, आज आंध्र प्रदेश और दूसरा उसका जो राज्य है वो क्या है, तेलंगाना है। तो अगर हम उसको फिजिकली अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें किसी से पूछने की जरूरत पड़ी नहीं। क्या हमने अमेरिका से पूछा, इंग्लैंड से पूछा कि भैया हम तेलंगाना को अलग कर रहे हैं, करें या ना करें, नहीं, हम किसी से पूछने नहीं गए, मतलब हम फिजिकली फ्री हैं कि हम जिस राज्य को चाहे उसको 2 राज्य में 3 राज्य में तोड़ सकते हैं, जैसे भी चाहे उसको कर सकते हैं। और पॉलिटिकली फ्री का क्या मतलब है, पहले ध्यान से सुनिएगा, 1952 तक हमारा देश यह संप्रभुता मतलब सॉवरेन कंट्री नहीं था। कहाँ, कब तक, 1952 तक। होता क्या था, कहानी है, छोटी सी कहानी सुनिएगा। 1952 तक हम पहले तो इंग्लैंड के गुलाम थे, उसके बाद 1947 से धीरे धीरे हमारा संविधान शुरू हुआ और 1950 से चलना शुरू हुआ, तो 1952 तक तो चला। ऐसे ही क्या होता था, संविधान सभा हमारी 2 बजे से लगती थी। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड से ही पूछकर हम फोन पे पहले बात करते थे यहाँ कि इंग्लैंड के महारानी से पूछा जाता था कि हमें यह बिल पास करना है या ये चेंजेस करना है, तब महारानी जी कहती थी ठीक है कर लो, या महारानी जी का मूड कहीं खराब हो गया तो कहती बस फोन रखो, हमको नहीं चेंज करना है, रहने दो जैसे है। तो इस तरह चलता था। हमारे देश में भी बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, अगर बुजुर्ग से अगर आप याद करेंगे तो बहादुर शाह जफर को याद करिए, बुजुर्ग से अगर याद करना है तो चाणक्य को याद करिए। तो हमारे देश के जो बुजुर्ग नेता थे, बुजुर्ग मतलब अनुभवी नेता, जैसे सरदार पटेल जी थे, पंडित नेहरू जी थे, ऐसे तमाम नेता थे। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी सब चीज़ों से हमें छुटकारा पाना है, हम कब तक इंग्लैंड से पूछेंगे कि हमें ये पास करना है या नहीं करना है, बंद करो, जो होगा देखा जाएगा। तो 1952 में हमने उनसे पूछना बंद कर दिया, क्योंकि होता क्या था, जैसे इंग्लैंड का जो टाइम है वह इंडिया के टाइम से 5.5 घंटा पीछे है, मतलब जब हमारे वहाँ 2:30 बजता है तो उनके वहाँ 10 बजता था। तो हमारे वहाँ के बुजुर्ग क्या करते थे, सुबह खा पी के अपना रेडी होके संविधान में चले जाते थे, वहाँ पे जाते थे, बैठे रहते थे, 2:30 बजे का इंतजार करते थे, और जैसे 2:30 बजता था तब फोन लगाते थे महारानी जी के पास, क्योंकि महारानी जी लोग हैं तो 10 बजे तक अपना खा पी कर आएंगे।
तब वो फ़ोन पे होता था, तब उनसे पूछा जाता था कि ये चेंजेस करना है, तब महारानी जी बताती थी कि हाँ आप चेंज कर सकते हो। लेकिन 1952 के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब संप्रभुता आपको समझ में आ गया। मतलब ऐसा कि कोई दूसरे कंट्री का आप पे कोई पॉलिटिकली और फिजिकली कोई अधिकार ना हो। अब बात करते हैं सोशलिस्ट, सामाजिकता के बारे में। सामाजिकता, हमारे देश में सामाजिकता का जो शब्द लाया गया था यह गांधी जी के द्वारा लाया गया था। वैसे सामाजिकता का सबसे पहले जो बात किया था वह एक राइटर थे कार्ल मार्क्स, पढ़ेंगे उनके बारे में। तो सामाजिकता जो है गांधी जी ने लाया, इसीलिए भारतीय भारत जो गांधी सोशलिज्म, क्या नाम दिया गया सोशलिस्ट को? गांधी सोशलिज्म नाम दिया गया। इसमें क्या था इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। सामाजिकता का एक ही मतलब है कि सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए। ऐसा ना हो जैसे हमारे देश में पहले था अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तो छुआछूत को खत्म किया जाए। इग्नोरेंस, मतलब ऐसे हो जो गरीब लोग हैं जो थोड़े वैसे होते थे उनको इग्नोर कर दिया जाता था। जैसे हमारा देश है, जैसे नागालैंड के लोग हो गए या आप अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो ये ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता। लेकिन नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब सामाजिकता शब्द जोड़ा गया तो सभी लोगों को इक्वल रूप से देखा जाए, समानता का अधिकार मिले। मेरे ख्याल से सामाजिकता समझ में आया। सामाजिकता का मतलब है सभी लोगों को समान नजर से, समान भाव से देखना। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट है हमारे इंडिया में। सेकुलर का मतलब है जहां धर्म हो ही ना, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म का कोई बात ही ना, ऐसी कंट्री जहां कोई धर्म ही ना। लेकिन हमारे इंडिया में तो भाई कितने धर्म हैं भगवान जाने। धर्मनिरपेक्षता मतलब ऐसा हो कि किसी एक धर्म का राज ना चले। इंडिया में इसको इस तरह जोड़ा गया, किसी एक धर्म का महत्व ना दिया जाए, सभी धर्म को बराबर महत्व दिया जाए। इसीलिए हमारे देश को सेकुलर कंट्री भी कहा जाता है। और याद रखिएगा आपके भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहने वाले हैं, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन सभी लोग आपके भारत में रहते हैं। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे देश का जो सरकार है, जो राजा है, वह जनता के द्वारा चुना जाए, एक इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा वह इलेक्टेड हो। मतलब चुनाव आयोग, चुनाव के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाए। तो लोकतंत्र समझ में आया, जहाँ पे लोगों का बहुमत हो और लोगों के बहुमत से लोगों का सरकार बने, जिसका ज्यादा बहुमत होगा वो सरकार बनेगी। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि जैसे राजा थे, राजा के लड़के राजा बनेंगे, उनके लड़के राजा बनेंगे, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। जिसको जनता चाहेगी वही राजा बनेगा, चाय बेचने वाला भी राजा बन सकता है। यह है गणतंत्र का मतलब। बात समझ में आया कि गणतंत्र का मतलब लोगों द्वारा ही चुना जाए, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर फैमिली ही वह मतलब भारत देश का राजा न बन पाए, इसलिए गणतंत्र इसको घोषित किया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा और वो लास्ट टॉपिक होगा। देख लीजिए, प्रिम्बल जो है, प्रिम्बल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का एक पार्ट है। और प्रिम्बल जो है या पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंडमेंट द प्रिम्बल, बट पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह है, हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रिम्बल को, भारतीय संविधान के पार्लियामेंट जो है वो प्रिम्बल को चेंज कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे संप्रभुता, सामाजिकता, धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, लोकतंत्र, गणतंत्र, इनको चेंज नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी प्रिम्बल को चेंज किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं और कितने पार्ट हैं। आइए इसको देखते हैं। सैलिनेट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। सैलिनेट मीन्स हो गया
मुख्य फीचर्स मीन्स हो गया गुण या विशेषता ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता हम देखेंगे, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल मतलब 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल को कहा जाता अनुच्छेद, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 22 भाग में, 22 पार्ट्स मतलब 22 भाग में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। शेड्यूल मीन्स होता है अनुसूची, मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 395 अनुच्छेद में विभाजित था और जिसके 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन अब अगर देखा जाए, जैसे इतने ज्यादा अमेंडमेंट हो गए, अगर अब देखा जाए तो ना, अगर अब बात करेंगे 448 आर्टिकल, 448 आर्टिकल्स, और अब कितने में डिवाइडेड हो गए हैं, जो आपके 8 शेड्यूल थे वह अब हो गए हैं 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, अब हो गए हैं 395 से 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। यहां तक समझ में आया। अब जो है भारतीय संविधान की विशेषता में अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट, चलिए मैं इसको बढ़िया से लिख के समझाता हूँ, लॉन्गेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए देखते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें आज 448 अनुच्छेद हैं। इस अनुच्छेद के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान जाना जाता है। कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि लचीला, और रिजिडिटी मतलब होता है कठोर। इसके मीन्स होता है कठोर और इसके मीन्स होता है लचीला। लचीला का मतलब है कि ये जितना ही कठोर है उतना ही लचीला है। कैसे? कि अगर देखा जाए कि जैसे कोई भी बिल पास करना है तो कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, बताया था 2/3 चाहिए। इस वजह से यह बहुत ही कठोर होता है। लेकिन जो बिल पास करने होते हैं वही मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसके लिए कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट उसको कर देती है। अब देखा जाए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अगर देखा जाए हमारा देश संप्रभुता, सामाजिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, यह सब आपको भारत में ही मिलेगा। नहीं तो अधिकतर देश अगर सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा तो सॉवरेन नहीं होगा, सॉवरेन होगा, सेकुलर होगा तो रिपब्लिक नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर देखा जाए, यह चैप्टर थोड़ा मैं इसको एक दिन विधिवत बढ़िया से इस चीज को समझाऊंगा, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ बाइकैमरल होता है। हमारे वहाँ जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसंघात्मक। क्या होता है? द्विसंघात्मक। मतलब इसमें 2 सदन है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। राज्यसभा में भारत के पूरे राज्य से उसमें मेंबर आए होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं, मतलब कुछ इलेक्टेड होते हैं पहले से। और लोकसभा में आपके जितने भी MLA सांसद होते हैं वो बैठते हैं। कोई भी बिल पास करना होता है तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में आता है, फिर उसके बाद से पार्लियामेंट के दोनों सदनों का बैठक होता है। कहाँ? संसद भवन में। संसद भवन में होता है, फिर बिल पास होता है, फिर बिल पास होने के बाद कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है बिल सही है कि नहीं है, बिल सही है, देश के लिए लाभदायक है, पास किया जाता है। फिर बिल किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति अपना क्या करते हैं? साइन कर देते हैं। और आज के साथ, क्योंकि चैप्टर अभी और लंबा है लेकिन वीडियो भी काफी लंबा हो गया, आज के इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।